अभी तो साइंस की क्लास नाउ अर्चिता ना There are two modes of reproduction. So types of reproduction क्या है? First is asexual and second is sexual. Now asexual reproduction. The mode of reproduction in which single parent is involved. तुम्हारा ध्यान बातचीत पे ज्यादा लगता है. In which single parent is involved. ठीक है. It does not involve reproductive cell. चंद्रशेखर, रिप्रोडक्टिव सेल का क्या मतलब है? It does not involve reproductive cell. अब जरा देखें. Now, types of asexual reproduction. Its types are तो asexual के मोड देखिए. एक होगा फिजन. फिजन भी दो तरीके से होगा, बाइनरी और मल्टीपल. दूसरा फ्रेगमेंटेशन. तीसरा रीजेनरेशन. फोर्थ बडिंग एंड फिफ्थ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इन सभी सेल्स में बॉडी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं और ये सभी रिप्रोडक्शन माइटोसिस के थ्रू होते हैं. किसके थ्रू? क्यों? क्योंकि इनमें तो इस अभी आपने देखा कि चंद्रशेखर ने क्या बताया कि इसमें कोई स्पर्म या ओवा होगी ही नहीं. जब इसमें कोई गेमीट होगा ही नहीं तो ये टोटल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? सो इट इज डन बाय बॉडी सेल्स. किसके द्वारा होगा? बॉडी सेल्स के द्वारा होगा और माइटोसिस के द्वारा होगा. यानी मदर सेल डॉटर सेल में ही डिवाइड होगी, फिर आगे नहीं डिवाइड होगी. ठीक है. सो इन दिस बॉडी सेल या स्टेम सेल या सोमा सेल, जो नाम आप चाहें लिखते हैं, इज इन्वॉल्व एंड बेस्ड ऑन माइटोसिस. माइटोसिस होगा. तो सबसे पहला टाइप है फिजन. फिजन का क्या मतलब है? दैट इज fission is the process of reproduction in unicellular organism. This is a process of reproduction in unicellular organism. Unicellular, in which mother cell splits into two or more daughter cells. In which mother cell splits into two or more daughter cells.
जो संसार में जुआ है वो दो तरीके के जुआ है। कौन कौन से जुआ हैं? दैट इज प्रोटोजुआ एंड मेटाजुआ। जो सिंगल सेल के बने, जुआ का मतलब जू का मतलब एनिमल, और वी ऑल आर एनिमल्स। जो खाना खुद ना बना सके वो एनिमल ही तो है, सही कि नहीं? तो जुआ कौन कौन से हुए? अगर एक सेल का है तो प्रोटोजुआ, और बहुत सारे सेल का है तो हम सब लोग हैं मेटाजुआ। दैट इज प्रोटोजुआ और दिस इज मेटाजुआ। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी बुक में लिखा है फिजन इज डन इन प्रोटोजुआ। ये किसमें कराया जाता है? जो सिंगल सेल्ड जुआ है एनिमल्स उनमें होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में। ठीक है, सो इट इज डन। ये किसमें होगा? इट इज डन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब है सिंगल सेल्ड एनिमल, और जुआ का क्या मतलब है? एनिमल। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है, और इसका मतलब क्या है? मल्टी सेलुलर एनिमल। तो ये इट इज डन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में होगा। प्रोटोजोआ कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल बताओ। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास और साथ में प्लाज्मोडियम। तो ये तो हमको पता चल गया विखंडन होता क्या है। अब ये द्विस्तरीय विखंडन और बहुस्तरीय विखंडन। देयर इज बाइनरी फिजन, दो में टूटे तो बाइनरी, और कईयों में टूट जाए तो मल्टीपल। सही। सो दिस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, इट इज ऑफ टू टाइप्स, बाइनरी फिजन in this reproduction mother cell splits into two daughter cell. Daughter cells are having same number of chromosome, ठीक है, as mother cell। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम? पेयर्ड तो होगा ही क्योंकि सब माइटोसिस है ना। तो ईच डॉटर सेल क्या करेगी बताओ? ईच डॉटर सेल हैज सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम लाइक मदर सेल। और क्या होगा? मदर सेल सीजेस टू एग्जिस्ट। जब मदर सेल डॉटर सेल में बनेगी तो मदर सेल को अपना सीजेस टू एग्जिस्ट, विनाश करना होगा। उसी से तो दो डॉटर सेल का सृजन होगा। मदर सेल सीजेस टू एग्जिस्ट, ठीक है, व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। अब देखो कि अभिषेक भी आया था ना। नमन भी आया था। देखिए
अब हम लोग 4 चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास, इन चारों के बारे में देखेंगे। तो कि एक तो अमीबा है, दैट इज ऑफ इर्रेगुलर बॉडी शेप, ये तो अमीबा हो गया। अगर पैरामीशियम की बात की जाए तो इसका कैसा डिजाइन होगा, और इसके चारों तरफ क्या होगा, क्या सीलिया होगा जिससे ये लोकोमोशन करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही सीलिया हैं, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो इसको चलने में मदद करेंगे पानी में। इसके चारों तरफ क्या होगा, सीलिया, दिस इज सीलिया। अच्छा, अब ये देखो यूग्लिना ऐसा होगा, तो इसमें एक फ्लैजेला निकला होगा। यूग्लिना में क्या होगा, फ्लैजेला होगा। और ये देखो ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास, ये डाइनोफ्लैजेलेट है। क्या इसमें 2 फ्लैजेला निकले हैं, ये मोनोफ्लैजेलेट है। तो ये क्या हुआ, ये है यूग्लिना, ये क्या है क्लेमाइडोमोनास, और ये क्या है अमीबा। ये क्या हो गया, समझ में आ गई बात। दैट इज अमीबा को, अमीबा खाता है पैरामीशियम, पैरामीशियम खाता है यूग्लिना को, और यूग्लिना किसको खाता है, क्लेमाइडोमोनास को। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये सभी जो भी हैं बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर प्लांट हुआ छोटा, बहुत छोटा सा प्लांट है, जैसे अलगे अलगे पड़ा है ना, उसको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन, और इनको कहते हैं ज़ूप्लैंक्टन। ओके, आगे अगले क्लास में, अगले चैप्टर में आएगा। चारों चीज समझ में आ गई। इन सभी में, इन सभी को प्रोटोजुआ कहते हैं। क्या आप मुझे 4 ऐसे नाम बता सकते हो जो प्रोटोजुआ है, जानता हूं। अमीबा हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और ये फोटोमोनास। और कम ध्यान देते हो पढ़ाई में। चलो बताओ 4। अभी तो सब चित्र दिखा रही है, नाम क्या याद करो, वीडियो देखो। हाँ, ओके, लेट अस सी। ये तो न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में भी पढ़ाए थे। अब देखो नाउ, प्लाज्मोडियम बताएंगे मलेरिया करता है, उसमें मल्टीपल फिजन है। सो फिजन इन अमीबा। अब अमीबा में देखो फिजन कैसे हो रहा है। हाँ बोलो। प्लाज्मोडियम क्या खाता है? प्लाज्मोडियम का भी कहाँ बताया, अब प्लाज्मोडियम अलग है, वो हमारी बॉडी को खा जाता है, मलेरिया। ये देखो, ये देखो, आपको क्या दिख रहा है, क्या एक अमीबा 2 अमीबा में टूट रहा है, आपको दिख रहा है बीच में जहाँ स्प्लिट होने वाला है। तो अभी इनका क्या होगा, नाउ फिजन इन अमीबा, इसके डायग्राम आएंगे। तो अमीबा में ये बना दे, फिर इसके बाद क्या होगा कि ऐसे ऐसे दिखा दो कि न्यूक्लियस टूटने वाला, आप इनका पार्टीशन हुआ। फिर इसके बाद 2 न्यूक्लियस दिखा दो इसी में। इस सिल्वर को फरो कहते हैं, बीच में डेवलप होते हैं। फिर इसके बाद एक अमीबा, this is 2 daughter cells, this is mother cell, 2n क्रोमोसोम, इसके पास कितना होगा 2n, और इसके पास फुल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है। समझ में आ गई बात। सो दैट इज फिजन। कौन सा फिजन, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन इन अमीबा। ओके, अमीबा का ये आएगा, वैसे किसी में भी किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज
मल्टीपल फिजन, ये भी देख लो पैरामीशियम। तो पैरामीशियम का कैसे होगा, पैरामीशियम में सीलिया है, तो यहाँ पर दिखाया जाएगा ऐसे दिखा देना। और so that is binary fission in paramecium। देखो बाइनरी फिजन पैरामीशियम, देखो ऐसा ही कुछ दिखाया था ना वीडियो में। ये देखो ऐसा ही था ना पैरामीशियम में, लीवर का ऐसा था पैरामीशियम। ठीक है, चलो अब देखिए मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब है द पेरेंट ऑर्गेनिज्म in this parent organism splits to form many new organisms, to form many new organisms। इसमें एक से दो नहीं टूटेंगे, एक से 100 भी टूट सकते हैं, ऐसा मलेरिया में होता है। इसीलिए तो मलेरिया बहुत तेजी से फैलता है। देखिए इसमें होता क्या होगा। ठीक है, दिस अकर्स इन प्लाज्मोडियम, इसमें लिखा है ना फिजन में एग्जांपल, दिस अकर्स इन प्लाज्मोडियम, सिंगल सेल्ड प्लाज्मोडियम, वो भी प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब समझते हो, जिसमें सब कुछ हो। मतलब एक होता है कि प्रोकैरियोटिक, उसमें न्यूक्लियस ही नहीं डिफाइंड होता है और उसमें तो कोई सेल ऑर्गेनेल भी नहीं होते। लेकिन यूकैरियोटिक उसमें हर चीज होती है। तो प्लाज्मोडियम क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। और चेक कर लेते हैं, मुझे लगता है ये प्रोटोजोआ ही है। जैसे हमने प्रोटोजोआ मेटाजोआ बताया ना आपको, जुआ में ही आता है। लेट अस सी बाय नेम। प्लाज्मोडियम इज प्रोटोजोआ, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट तो है ही है। इस प्लाज्मोडियम में प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआन से देखो लिख रहा है, तो इसका मतलब है ये जुआ में आ रहा है। प्लाज्मोडियम क्या है, इट इज प्रोटोजोअन। ओके, यानी जुआ में आ रहा है, जुआ फैमिली। एक है प्लांटे फैमिली और एक होती है जुआ फैमिली। जुआ जानवर को कहते हैं ना, इसलिए। सो इफ दिस इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटोजोआ, ये तीनों एमसीक्यू हैं, यहाँ अटक जाते हैं, इसलिए याद रखना। प्लाज्मोडियम दैट इज प्रोटोजोआ। चलिए, होता क्या होगा कि ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, लेकिन सेल के बाहर एक हार्ड कोटिंग है जिसको सिस्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सिस्ट। ओके, और ये सेल है एंड दिस इज
न्यूक्लियस। सेल तो डिवाइड करता रहेगा लेकिन सिस्ट नहीं टूटती। जरा देखिए तो, सेल ने डिवीजन कर लिया, सिस्ट वैसी की वैसी, और सेल देखो कितने हिस्से में टूट गया। फिर सिस्ट कब टूटेगी? ये बात हो गई ना। लेट अस सी तो is Plasmodium parasite? According to Wikipedia, Plasmodium is a genus of unicellular eukaryotes that are obligate parasites of vertebrates and insects. ये पैरासाइट भी है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक चार चीजें हैं, यानी ये किसी दूसरे के शरीर से पोषण लेगा। ऐसे नहीं कि बाहर से नहीं लेगा, किसी के शरीर के अंदर जाएगा तो जो दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा, पानी वानी से ले वो ज़्यादा ठीक है, और किसी की बॉडी को में रह के उसको नुकसान पहुंचाए तो उसको क्या कहते हैं? पैरासाइट। समझ में आई बात की नहीं? तो इट इज ए पैरासाइट। प्लाज्मोडियम इज पैरासाइट। इट lives in human body, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में रहेगा एंड मल्टीप्लाई, और फिर बढ़ेगा, मल्टीप्लाई, और वहीं से वो न्यूट्रिशन मिलेगा। अच्छा, अब ये जो सेल है, 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, 8 से 16, ये देखो कैसे बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, लेकिन इनको बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कौन सी कवरिंग है? कॉम्प्लेक्स शुगर की एक हार्ड कोटिंग है जिसका नाम सिस्ट है। ये कौन सी है? दैट इज, इट इज ए कोटिंग ऑफ काइटिन। काइटिन जैसे फंगी में नहीं होती कॉम्प्लेक्स शुगर की सेल वॉल, तो उसी तरीके की एक कोटिंग, शुगर की कोटिंग है कॉम्प्लेक्स, वो लिखा देंगे, और उसका नाम क्या है? सिस्ट। तो सेल का डिवीजन हो चुका है, लेकिन अभी भी तो एक ये यूनिफाइड एंटिटी है, अभी कई हिस्सों में तो डिवाइड नहीं, एक साथ घूम रहे कि नहीं। लेकिन जब इसको सही एटमॉस्फेयर मिलेगा तो ये क्या करेगा बताओ? इसको सही एटमॉस्फेयर मिलेगा तो ये यहीं से टूट जाएगा, और फिर कवरिंग का क्या होगा? ये देखो, फिर ये सेल बाहर निकलने लगेंगे क्या? अंडर करेक्ट क्लाइमेटिक, सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। चलिए, ये चीज तो आपने देखा, ये मल्टीपल फिजन कहलाएगा ना। ये हमारी बॉडी में कैसे पहुंचेगा? सी डिसीज क्या है? मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है? इंटरमिटेंट फीवर, सुबह आएगा रात को फिर चला जाएगा, फिर सुबह आएगा फिर रात को, ऐसे होता है, हफ्तों बुखार रहता है, यही होता है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। और इसका वेक्टर क्या है अमन? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। देखो, अगर ये क्या करें कि ये एक हेल्दी ह्यूमन को कट करें, और फिर वहां से क्या हो, मच्छर इसको कट करेगा, और फिर उसके बाद ये वेक्टर है, और यहाँ पर बाइट करने के बाद ये फिर कहाँ उठ के जाएगा? डिसीज जिससे हेल्दी पे चला जाए, तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो इससे इसको पहुंचा देगा। दिस इज डिसीज्ड पर्सन या इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन।
डिसीज्ड पर्सन एंड दिस इज हेल्दी पर्सन। तो जब ये उसकी बॉडी में जाएगा तो इस यहाँ पे ये नहीं बस्ट करेगा, हम लोगों की भी बॉडी में भी नहीं बस्ट करेगा। ब्लड के थ्रू जब लीवर में जाएगा, वही उसका टारगेट ऑर्गन, लीवर में जाके धड़ाधड़ फटने लगेगा। हर एक का अपना टारगेट ऑर्गन होता है ना। मच्छर में तो कहाँ लीवर होता होगा, तो फटेगा नहीं। वो सब इसमें देख लें थोड़ा सा, सही है। तो क्या लिखेंगे कि ये पैरासाइट है और कैसे फैलता है ना। देखो मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, जो मदर सेल है वो किसके अंदर है, इज कवर्ड विथ कॉम्प्लेक्स शुगर। उस कॉम्प्लेक्स शुगर का क्या नाम है, कवर्ड विथ कॉम्प्लेक्स शुगर हार्ड कोटिंग called cyst. Cell continue to divide within cyst multiple times. देखा जाए तो ये मल्टीपल ही फिजन है, 1 से 2 होगा, 2 से 4, ये बाइनरी फिजन ही है। 1 से 2 का हो तो माइटोसिस ही रही है, 1 से 2, 2 से 4, लेकिन होते होते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो कई में डिवाइड हो गया, सिस्ट खुल ही नहीं रही। सो इसमें क्या होगा, सेल कंटिन्यू टू डिवाइड विद इन सिस्ट मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ऑन सूटेबल जो एक्सटर्नल कंडीशन ओनली सिस्ट बर्स्ट। ये क्या हो रहा है बताओ, कहीं फट गया है सिस्ट। ऑन सूटेबल एक्सटर्नल कंडीशन सिस्ट बर्स्ट एंड जो सेल्स हैं डिस्पर्स। जो सेल डिस्पर्स हुए हैं इवेंचुअली जब ये ग्रो करेंगे तो फिर से सिस्ट बना लेंगे। इनका ही तरीका ही है, ये ना सोचो अब ये फिर से ऐसे ही खुले में करेंगे। इनके चारों तरफ एक फिर से कोटिंग बन जाएगी सिस्ट की जब ये ग्रो करेंगे। अभी तो छोटे हैं, फिर से ऐसा होगा। तो होता कैसे होगा, दैट इज फ्रॉम पर्सन हैविंग मलेरिया if female anopheles bites it, ऐसा क्यों कहा गया रिया, फीमेल एनोफिलीज बाइट इट, ऐसा क्यों कहा बताओ, कोई रीजन होगा, मेल एनोफिलीज क्यों नहीं कहा भाई, अमन बोलो। जितने भी मेल होंगे वो ज्यादा खून नहीं पिएंगे, फीमेल भी ज्यादा खून पीती है। मच्छरों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत सारे बच्चों को जन्म देना है भाई, मेल को थोड़ी ना देना है। तो अब नए बच्चों को जन्म देने के लिए क्या उसे बहुत सारे खून की जरूरत है। तो अब ऐसे में वो 10 बॉडी में बैठेगी जा जाके, और जब उनका ब्लड सक करेगा उसमें से कोई अगर मलेरिया का हो गया, कभी एक पहले कोई रहा होगा, किसी में पहुंच गया प्लाज्मोडियम, कैसे पहुंचा, पानी से पहुंचा, क्योंकि ये सब है वाटर बॉर्न डिसीज वाले, कहाँ से पहुंचा होगा। लेकिन उससे जब उस मच्छर ने काटा फीमेल एनोफिलीज ने, तो अब उसके अंदर आ गया, वो सिर्फ सेल को कैरी कर रही है, ये वाले सेल सिस्ट के साथ कैरी कर रही है। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि दिस इज, इसको सिस्ट को कैरी कर रही है। फिर उसने हमको काट लिया, हेल्दी है, अच्छा हमको काटेगी तो कुछ क्या करेगी, जब ब्लड वो करेगी सक्शन पंप से, तो जो पहले वाला है वो भी, ये भी तो यूनिसेल्युलर में पहुंच जाएंगे हमारी बॉडी में, उसी के साथ ही तो है। इट इज कंटेजियस, उसके माउथ में ही है, उसके जो स्टिंग में है, तो स्टिंग से हमारे अंदर पहुंच गए, हमारे ब्लड से वो कहाँ पहुंच जाएंगे, लीवर में, और लीवर में जा करके ये जो सिस्ट है वो बस्ट हो जाएगा।
और फिर हमारे अंदर पैरासाइट है, हमको खा के वो न्यूट्रिशन पाने लगेगा और हम मलेरिया से इफेक्टेड हो जाएंगे। चलिए, तो इसको जब वो बाइट करेगी तो क्या होगा? इट सक्स ब्लड along with प्लाज्मोडियम और किसको ट्रांसफर कर देगी? एंड ट्रांसफर इट टू हेल्दी पर्सन। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने डिटेल में दिखाया। एंड ट्रांसफर इट to healthy person while sucking it. Now, these parasite ये क्या करेंगे? Reaches to their target organ. क्या है उनका target organ? Liver and proliferate का मतलब reproduce rapidly, ठीक है? reproduce rapidly। तो ये हो गया मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट इज, आपसे अगर पूछा जाए तो लीशमेनिया जो काला आजार है वो कैसे डिवाइड करता है? ये क्वेश्चन आता है। लीशमेनिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, दो बाइनरी फिजन। ध्यान दें, इन सब से कौन सी बीमारी होती है? डायरिया। इन सब से क्या होता है बताओ? काला आजार, जापानी बुखार। पूरा शहर का शहर जहां खड़ा है, जहां चल रहा है, सोया हुआ है, अब मर जाएगा 4-5 दिन में। जापानी बुखार, ठीक है? दैट इज स्लीपिंग सिंड्रोम। ऐसा लीशमेनिया का हम डिवीजन दिखाते हैं। और दूसरा क्या बताओ? डायरिया का मतलब है लूज मोशन। गंदा पानी भी तुम पी लो, 2 बोतल दिखाए ना, हो जाए लूज मोशन। दैट इज डायरिया का क्या मतलब है? वैसे भी अगर इन्फेक्टेड चीज खाने से तो शरीर खराब हो ही जाएगा, तो लूज मोशन। अब हम देखेंगे लीशमेनिया का, आपको दिखा दें जिससे याद रहे कि इसमें बाइनरी फिजन। और प्लाज्मोडियम में क्या होगा बताओ? मल्टीपल फिजन। ये याद रखना है सारी कि बाइनरी फिजन किसमें है और प्लाज्मोडियम डज ये देखिए। तो लेट अस सी व्हाट इज लीशमेनिया लुक लाइक। वैसे तो 9th में था, लेकिन शायद भूल गए आप लोग, एक बार फिर देख लें। स्लीपिंग सिंड्रोम, ये देखो, कि लीशमेनिया डिवीजन। तो लीशमेनिया कैसा दिखता है, कैसा डिवाइड करेगा, ये देखो। तो ये है लीशमेनिया, ठीक है? और ये उसमें क्या दिखाया गया? उसमें एक फ्लैजिला है,
और अल्टीमेटली क्या है, मोनोफ्लैजिलेट है और 2 में डिवाइड हो गया है. सो दैट इज लीशमैनिया कॉजेज विच डिसीज. तो दैट इज कॉजेज अ ग्रुप ऑफ डिसीज लीशमैनियासिस. और देख लें इंसेफ्लाइटिस होगा, वो भी हम दिखा रहे हैं. चलो डिवीजन इन लीशमैनिया. ये है लीशमैनिया. तो अब अगर रियल हो, नहीं तो अदरवाइज ऐसे ही समझिए, बस जगह कहीं नहीं है. ये देखो, This is a disease caused by the protozoan parasite Leishmania. When it gets inside the host, it feeds directly on the vital organs. ये भी पैरासाइट है. ये देखो ऐसा. Leishmania parasite hijacks the body's immune system by attacking the body's own defense cells. The parasite devours them from the inside and then uses them to travel through the body. When the parasite reaches the liver or the spleen, where immune cells are made, it gorges itself, paralyzing the body's defenses. Leishmania parasite is spread by a tiny blood-sucking insect about a third the size of a mosquito called a sandcrawler. ये किसके द्वारा होता है? लीशमैनिया का देख रहे हैं. अभी तो बता रहा था, सुना नहीं था आपने? वेक्टर फॉर लीशमैनिया. इन्फेक्टेड फीमेल, इसमें भी फीमेल का ही है. दैट इज फ्लैमोटोमाइन. ये नहीं पूछा जाएगा, बस उसी का ही आता है. तो अब इसमें देखो, स्लीपिंग सिकनेस. According to Apollo Hospitals, a disease caused by infectious ये सब देखो, parasites ये कैसे सब सो रहे हैं, शहर के शहर पूरा. अभी देखो, इसमें क्या है कि पूरा शहर सो जाता है. ये देख रहे हो, पूरा सब सो रहे हैं लाइन से, शहर पूरा सो जाता है. इस वार्ड में जाओगे, कोई जगह कभी मिलेगा ही नहीं तुमको. ये देखो, ये क्या लग रहा है तुमको? यही इसी से होता है लीशमैनिया से. ये जगेंगे, मरने से पहले जग जाएंगे. लेकिन यही है लीशमैनिया. ये देखो, ये है लीशमैनिया. दिमागी बुखार है ना, ये जापानी बुखार. चलो, तो मैं ये लिख दूं, इसका ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो लीशमैनिया ये भी एक पैरासाइट है, ये हमारी बॉडी पे अटैक करता है. ओके, नाउ अगला देखो, दैट इज फ्रेगमेंटेशन. So this is another kind of asexual reproduction. Fragmentation में क्या होता होगा कि स्पाइरोगाइरा में होता होगा. When size of organism, ठीक है, grows beyond a certain size, then it automatically breaks. ये खुद ही टूट जाएगा. और those fragments, उसके जो टुकड़े होंगे वे क्या करेंगे बताओ? Those fragments independently live as individual organism, अलग अलग जिंदा रहेंगे. And those fragments independently survive as individual organism. Now ऐसा स्पाइरोगाइरा में होगा.
दिस इज द स्पाइरो गायरा। पानी में ऐसे हरे हरे हल्के दिखते हैं, हाथ में आ जाएगा लच्छा होगा, ऐसा होता है। सो लेट अस सी। वैसे भी आपकी बुक में बना हुआ डायग्राम। तो एक स्पाइरो गायरा लें, ये टिश्यू लेवल का है, इसमें कोई बहुत ही मल्टी सेलुलर तो है, लेकिन कोई इसमें ज़्यादा सिस्टम नहीं है, बस ये ऐसा होगा। तो अब अगर ये पर्टिकुलर साइज से ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, बहुत सारे इसमें सेल्स नहीं है, तो ये नाउ ये अपने आप कहीं से ब्रेक कर जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक कर जाए, फिर यहाँ से ब्रेक कर जाए, और फिर यहाँ से ब्रेक कर जाए। एंड दीज आर 3 स्पाइरो गायरा। इन्हें क्या कहेंगे? ये एक नहीं है, अगर ये टूट जाएंगे तो दीज आर नाउ 3 स्पाइरो गायरा। ऐसा होगा 3 स्पाइरो गायरा, और ये सिंगल स्पाइरो गायरा है। तो let us see how स्पाइरो गायरा looks like and have I ever seen it? स्पाइरो गायरा, तो ये देखो स्पाइरो गायरा कैसा दिखता है, ये इस तरीके से, ये लगभग ऐसा ही दिख रहा है। ये देखो, कभी देखा है ऐसे काई निकली हो? यही है, ये स्पाइरो गायरा। बहुत सारे बच्चे पानी में होंगे काई। ये देखो कि स्पाइरो गायरा, ये देखो ये हाथ में लिए स्पाइरो गायरा, कभी कहीं मिल जाए तो प्रैक्टिकल करने काम आ जाए। ये देखो, दिखा एल्गे तो है। तो ये एल्गे यूनिसेलुलर है, लेकिन उन्हीं के साथ ये भी रहता है, ये मल्टी सेलुलर है। एल्गे यूनिसेलुलर, और ये कैसा है? तो ऐसा ही होगा फिर, सही है कि नहीं? और अगर ये कितना लंबा होगा, क्या लंबा होगा, ये टूट जाएगा तो मर जाएगा क्या? ये मरता नहीं है, अपने आप ही टूट जाएगा और फिर इसके टुकड़े फ्रेगमेंट्स अपने आप। तो इसलिए फ्रेगमेंटेशन का क्या है? दैट इज स्पाइरो गायरा। अब जरा देखिए कि फ्रेगमेंटेशन इन सी एनेमोनीज। ये देखो, तो इसमें भी देख लो, अपने आप ही स्टारफिश टूट गई। ये तो रीजनरेशन दिखा रहा, इसको नहीं देखो। फ्रेगमेंटेशन इन ये तो 2 उदाहरण आपको पता नहीं थे कि वास्तव में ये सी में रहता है। ये देखो, ये खा लेगा, हाथ में ब्लड भी आ जाएगा। सी है, ठीक है? तो ये अपने आप ही टूट जाता है। ये देखो, तो इसका फ्रेगमेंटेशन आपको दिखा जाएगा। इसके चारों तरफ कैल्सिडर जो पड़े हुए वो रिमेन्स इसके चारों बॉडी में लिपटे हुए ना, अदरवाइज ये है सी। ओके, अब देखो इसको थोड़ा देख लो, फिर इसका फ्रेगमेंटेशन। ये अपने को बचा कैसे रहा स्टारफिश से, क्योंकि हमें स्टारफिश भी देखने हैं ना, उसमें रीजनरेशन। तो इन दोनों की तरफ फाइट देखो। लेट अस सी। निडेरिया ये सब तो पेसिडेंटेटा बना हुआ है, सब 9th का है। अभी आप ये देखो, ये सी एनेमोनी देख रहे हो, फ्रेश बिल्कुल। सी एनेमोनी हम आपको यहाँ भी दिखा देंगे, हमारे पास रखा है।
Today, it's being stalked by a startup foe, the sea star Duracellus. Sailing the water with sensitive tactics, a sea star inches toward its prey. चलिए देख लीजिए बात With legions of 2 feet power, catching and grasping. ये देखो, ये स्टार फिश है। स्टार फिश उसको खाने के चक्कर में देखो उसकी ओर आ रही है। But when Mysterious comes close enough to touch it, stopping the springs its action. Stunning defense maneuver, Starfield frees itself from the rock and swims with it. This is one of just a few enemies that can actually swim. तो आपने देखा ये कैसे मटक मटक कर चलता है। तो लेकिन फिर भी आपको दो एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे। एक तो स्पाइरोगाइरा बताया, अब इसका जो फ्रेगमेंटेशन है वो मैं लैब में दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं दिखाएंगे। दैट इज सी एनेमोनीज डाइसेक्शन इन लैब। इसको जरा और मनीष लिख रहा ये तो ये ठीक है डाइसेक्शन। ये अगर ये है सी एनिमोन, इसको अगर हम कट कर देना तो भी ये फिर बढ़ जाएगा। वैसे तो खुद ही टूटता है, देखो ये इसको नाइफ से कट कर रहा है, आधा आधा हिस्सा हाँ जिंदा है, लेकिन ये दो इंडिविजुअल में टूट के फिर जिंदा रहेगा। लोग इसको अपने एक्वेरियम में रखते हैं, मरता नहीं, उसमें ये अपना चलता फिरता रहता है तो शो रहता है। ये देखो दो टुकड़े कर दिए, कई टुकड़े कर दिए, लेकिन कई टुकड़े करने के बाद भी ठीक है। तो अब जैसे ये है सी एनेमोनी डाइसेक्शन, ये भी यही कर रहा है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया ना, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। एनिमोन का मतलब तो समझ गया ना कि चाकू से काटो चाहे जैसे काटो, ये दिखाया गया है। तो इट इज व्हाट आर द टू एग्जांपल्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन? बोलो कौन कौन से हैं? सही है। अच्छा ये बताओ मल्टीपल फिजन कौन करता है? और बाइनरी फिजन के 5 एग्जांपल बताओ। बीच महीने से काला आ जाए, सही है। दो बताओ फ्रेगमेंटेशन के। वीडियो किस लिए दिखाया जाता है? दो बताओ। आता है ना एग्जाम्पल, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आ चुके हैं। तो जो एक बार का काटा हुआ व्यक्ति वो सावधान रहता है कि अब की बार हमारे बच्चों को कोई काटना पड़े। कौन सा है बताओ? दैट इज स्पाइरोगाइरा एंड सी एनिमोन, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हुआ? स्पाइरोगाइरा और सी। अब तीसरी चीज देखो, दैट इज, और ये दोनों ही एग्जाम्पल बहुत जरूरी हैं, ये देख लो। दैट इज सी एनिमोन और स्पाइरोगाइरा, दोनों यहाँ दिखाए गए हैं। सी एनिमोन आपने देखा, स्पाइरोगाइरा दोनों है, ये दोनों याद रखें। चलिए, अपने आप ही टूट जाता है। ठीक है, चलो।
अब हम तीसरी चीज देखेंगे, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंशु प्रिया कोई 2 एग्जांपल बताओ। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हो सकता है, क्या चीज होगी? फ्रेगमेंटेशन है रीजनरेशन। अब हम देखेंगे रीजनरेशन। What does it mean by regeneration? If accidentally some organism loses its parts, then lost part is regrown. It is known as regeneration. जैसे छिपकली की पूंछ चली जाए और तो क्या उसका लास्ट पार्ट, जो लॉस्ट पार्ट है वो रिग्रोन हो जाएगा क्या? So if an organism एक्सीडेंटली, उसमें तो वो ऑटोमेटिकली यानी अपने आप ही खुद करता है, बाई सेल्फ खुद ही तोड़ लेता है, क्योंकि इतने लंबे को कहाँ लेके चलेगा, तो खुद तोड़ लेता है। इसमें एक्सीडेंटल। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों में फाइन डिफरेंस है बहुत, ठीक है? 3 डिफरेंस है। इफ एन ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली लूजेस इट्स पार्ट्स, सम बॉडी पार्ट, then that part regrows, ठीक है? It is called regeneration, and organism get back a full organism, and it get back to full organism. और एग्जाम्पल प्लेनेरिया में होगा, प्लेनेरिया में होगा, स्टार फिश में होगा। प्लेनेरिया ये सब रखे हैं, ये सब प्लेनेरिया ही है। ये देखो एक प्लेनेरिया है, बाकी हम दिखा रहे हैं। समझ आ गई बात कि नहीं? नाउ लेट अस सी कि ये कैसे होता है। पूछ छोड़ करके फिर नहीं उगा लेगी ना। सो रीजनरेशन किसमें होगा? इट अकर्स इन प्लेनेरिया। ना ये देखो, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। तो इसको कैसे दिखाया जाएगा कि इट इज कट इनटू 3 पार्ट्स। एक पार्ट ले लो, ये दूसरा पार्ट, now these different parts grow individually into 3 planaria. वो छोटे होंगे लेकिन फिर बाद में बड़े हो जाएंगे। ऐसा 2-3 दिन में ही हो जाएगा, एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन 2-3 दिन बाद देखोगे तो 3 planaria हो गए। That is regeneration in planaria. If some body part is accidentally lost, then it gets back to full organism. Each body part gets back into full organism. सही है? तो ये क्या कहेंगे? Regeneration in planaria. बोलो। खुद से रिप्रोडक्शन करना चाहते तो कैसे करेगा? हाँ? इनमें कैसे होगा? इनमें कुछ ऑर्गेन्स हाँ? देखो होता क्या है कि इनकी फाइट होती, कोई इसको खाने जाता है तो खाते समय इसके टुकड़े टुकड़े होंगे, जो बच गया वो फिर से बन जाएगा। इस तरीके से ही रिग्रो करता है, ठीक है ना? टुकड़े हो जाते हैं, चलने फिरने में टुकड़े हो जाते हैं तो फिर से ग्रो हो जाता है।
प्लांट्स में भी, प्लांट का जो सबसे ऊपर का सॉफ्ट पार्ट होगा ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बिल्कुल नई नई पत्तियां आ रही हैं, नई पत्ती, बहुत महंगे महंगे प्लांट की नई पत्ती एक मोदी जी उठा के दे देंगे ऑस्ट्रेलिया में, लो पीएम, ऑस्ट्रेलियन पीएम, पूरे ऑस्ट्रेलिया में इसके पौधे लगा, उसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। सिर्फ सेल से ही सब बन सकता है, सेल ही तो सब कुछ है। अब इसकी न्यू सेल्स हैं, अभी ये स्पेशलाइज हुई नहीं है, किसी भी सेल से कुछ भी बना लो। अब हमारी बॉडी लीवर सेल वाले को तुम आँख का काम करो, कर पाएगी? वो इतना आगे बढ़ चुकी है एक फील्ड में कि वहाँ से वो लौट के आई बनी नहीं सकती। इनके सब नई नई सेल हैं, अभी तो टिश्यू लेवल पे हैं, कुछ भी करवा लो उनसे, आँख बनवा लो, ये बनवा लो, कर लेंगे कि नहीं? नए नए पत्तों के जो होते नहीं हैं, उनसे तुम रूट शूट सब बना सकते हो, यही चीज होता है। नेक्स्ट क्या बताइए? एक तो प्लेनेरिया का दिखा दिया, और किसका हो सकता है? स्टार फिश हो सकती है, और नहीं सुना है, मैं देख लेता हूँ, होता है, चेक करते हैं। हाइड्रा में रीजनरेशन तो होता है, चलो ये सही बताना। सो लेट अस सी कि हाइड्रा का भी देखेंगे, तो एग्जांपल क्या है? स्टार फिश, प्लेनेरिया, और क्या बताया? आप तो अच्छा बता रहे हो, और अर्थवॉर्म का देख लेंगे, और हाइड्रा, लिजर्ड, इन सभी में। नाउ तो दो चीजें मैंने बताई, लेट अस सी। हाइड्रा में देखें, हाइड्रा में बडिंग भी देखेंगे, रीजनरेशन। ओके, सो ये देखो, ये ऐसी होंगी स्टार फिश। रीजनरेशन इन हाइड्रा, हाइड्रा इतना बड़ा होता है, देखो एक नाखून के हाफ साइज का, इतना बड़ा, बहुत ही छोटा सा रखा हुआ है, हमारे यहाँ भी रखा है, इतना छोटा सा। लेट अस सी रीजनरेशन देखें। इसमें ये इसके टेंटिकल्स हैं, कट का तो पता नहीं चल रहा, ये तो बडिंग दिखा रहा है ना, हाइड्रा में बडिंग है, लेकिन अगर कट किया हो, कट का कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन आप समझ लीजिए कि हाइड्रा में, अभी मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, दैट इज रीजनरेशन इन हाइड्रा। ये देखो ऐसा हाइड्रा होगा, बहुत छोटा होगा, ऐसे चलता रहेगा। बडिंग भी है, मेरी बुक में दोनों दिया है, ये देखो रीजनरेशन, दैट इज जो छोटे ऑर्गेनिज्म है ना, ये देखो ये सबसे करते हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म का क्या है, टिश्यू लेवल है, दे रीजनरेट, उनको काट दो, कुछ भी कर दो, जैसे हाइड्रा इससे भी करेगा, उससे भी करेगा, उसके लिए सब एक ही मेथड है। तो इसलिए अर्थवॉर्म का देख लें, देखो अर्थवॉर्म रिप्रोड्यूसेस बाय रीजनरेशन, शोइंग रिजल्ट। तो ये क्या कह रहा है? अर्थवॉर्म्स आर हर्माफ्रोडाइट,
सो दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, नहीं करते। क्या लिख रहा है? हर्माफ्रोडाइट है। जब दो अर्थवाम पास आते हैं तो एक मेल बन जाता है एक फीमेल, उसमें दोनों ही जेंडर होते हैं हर अर्थवाम, हर्माफ्रोडाइट। समझ में आया? तो क्या लिखा? सो अर्थवाम डू नॉट रिप्रोड्यूस थ्रू, बात समझ आ गई? चलिए, तो अब इधर देखो, लेट अस सी हाइड्रा में। अगर हाइड्रा में डायग्राम बनाने को आ जाए तो कैसे बनाओगे? हाइड्रा में ऐसे, फिर इसको कट कर दो एंड तो अलग अलग पार्ट क्या हो जाएंगे? They will regrow into individual hydra. Okay, so that is regeneration in hydra. Okay, now the difference between fragmentation and regeneration, ये important. Let us write down. Difference between fragmentation and regeneration. Now, देखो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा और रीजनरेशन में क्या होगा। मान लो मैं तुमसे कहूं ये स्टार फिश का रीजनरेशन है, तो स्टार फिश ये इस तरीके की होती है। तो अगर मान लो ये इसका यहाँ सेंटर है, इस पार्ट का हिस्सा जिसको अगर नहीं मिलेगा तो रीजनरेट नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कोई टुकड़ा यहाँ से यहाँ कट रहा है तब तो रीजनरेट कर जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से कटेगा तो इसमें ईच फ्रेगमेंटेशन में हर पार्ट एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन छिपकली के केस में देखो, क्या पूंछ हट जाएगी तो क्या पूंछ छिपकली बन जाएगी? तो हर पार्ट नहीं बनेगा। फ्यू पार्ट्स गेट a complete organism get back, however few simply die. दोनों में फर्क समझ में आया? स्पाइरोगाइरा में मरेगा कोई नहीं, हर एक पार्ट बन जाएगा फुल, और इसमें कुछ पार्ट मर भी सकते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? चलो, सो दैट इज, इसमें क्या होगा? That is parent organism. Self या automatically breaks into fragments and each part, जब वो टूटेगा तो क्या होगा? Each part is called independent organism. ये नहीं कि अब आगे बढ़ेगा तो इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट है। तो each part is new organism. जबकि इसमें क्या होगा? In this organism just replaces its lost body part. इसमें कई थोड़ी ना बने, तुम क्या समझे? क्या कई स्टार फिश बन गए? अगर उसका कोई हिस्सा कोई खा गया तो रीग्रो कर गया, तो उसने अपना लॉस्ट बॉडी पार्ट ही तो पाया।
ठीक है कि नहीं? Replaces its last body part. अभी देखो, all broken parts develop into new organism. All broken parts जबकि all broken part do not develop. Into organism, new organism. Next is अच्छा, इसमें कह रहा है इसमें स्पेशलाइज्ड सेल इन्वॉल्व होते हैं, इसमें माइटोसिस है। एक और लिख लें, अकर्स इन लोअर ऑर्गेनिज्म। आपको क्या लगता है स्पाइरोगाइरा ज्यादा सिंपल है कि स्टारफिश? स्टारफिश कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन, स्पाइरोगाइरा तो लच्छे हैं, एल्गे टाइप है। तो ये किस में होता है? इट अकर्स इन सिंपल ऑर्गेनिज्म और ये अकर्स इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। occurs in complex organism. This is अब इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? That example is C. anemone, स्पाइरोगाइरा। स्पॉन्जेस जानते हो, जो तुम्हारे स्पॉन्ज है, बेड के भी जो स्पॉन्ज है वो सी में पाए जाते हैं। दीज आर द स्पॉन्जेस, ओके। तो इट इज द सी स्पॉन्ज, उनमें भी ऐसा होता है, एल्गे में भी होता है। एल्गे स्पाइरोगाइरा ही तो ही है। इसमें क्या होगा? स्टारफिश, हाइड्रा, मेलेरिया। Now, next type of asexual reproduction, that is budding. What is budding? That is a part outgrows from parent body and then ultimately separates out and lives as individual organism. तो budding में क्या होगा? कि a small part of body ये आउटग्रो करेगी एंड एज बड, जैसे बड निकलती है तो ऐसे निकलेगी, एंड अल्टीमेटली डिटैचेस फ्रॉम पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी से ही डिटैच हो जाएगी। Detaches from parent body, ऐसा and live independently and exists as individual
ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा में ही देख ले, तो हाइड्रा में क्या होता होगा? अभी आपने वीडियो देखा था तो उसमें दिखाया था कि नहीं, बडिंग भी दिखा रहा था। सो ऐसा हो जाए, ओके। एंड आफ्टर दैट इट डिटैचेस फ्रॉम इट। So these are now baby hydra and this is the parent hydra। तो ये बडिंग हो गया। बडिंग किसमें हो सकती है? एसी ऊपर करना। नाउ एग्जाम्पल ऑफ बडिंग। राशि कुछ एग्जाम्पल बताओ बडिंग के क्या हो सकते हैं? एक तो हाइड्रा हो गया, और क्या हो सकता है? दैट इज बडिंग इन हाइड्रा। ये बहुत छोटे में हो सकता है, हम लोगों में बडिंग नहीं हो सकता कि यहाँ से कोई हिस्सा निकला और फिर एक बेबी निकला, ऐसा हो सकता है क्या हम लोगों में? लेकिन ये सब किस में हो सकता है? छोटे ऑर्गेनिज्म में हो सकता है कि कोई पार्ट आउट हो गया फिर निकल गया और फिर डिटैच हो गया, ठीक है कि नहीं? ऐसा ईस्ट में होता है। ईस्ट क्या होता है? दैट इज जो भी हम लोग ब्रेड के लिए यूज करते हैं, ड्राइड ईस्ट। ये देखो खमीर का पैकेट 10 रुपए का आता है, तो दिस इज ईस्ट, ओके, ड्राइड ईस्ट। तो इसी को डो में डाल दो, वो फूल जाएगा, उसका केक बना लो, कुछ बना लो। तो ये फंगी ग्रुप का है, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें एक बड निकलेगी और बड निकलने के बाद क्या होगा? उसमें से भी, ये डिटैच नहीं होता, उसमें से एक और बड निकल जाएगी और फिर ये बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे ये न्यू ऑर्गेनिज्म। तो दैट इज बडिंग इन ईस्ट। ये कॉलोनी में रहते हैं, बडिंग इन ईस्ट। लेट अस सी बडिंग इन ईस्ट। देखो बडिंग इन ईस्ट, ये देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। 1 से 2 निकला, उसके अंदर न्यूक्लियस भी दिख रहा है, देख रहा है, मूवमेंट कर रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। आप समझो इनको शुगर सोल्यूशन में डाल दो तो बहुत जल्दी जल्दी, ये आधे घंटे में इतने फैल जाते हैं, हाफ एन आवर के कल्चर में ही बढ़ जाते हैं। कितनी तेजी से हो रहा है? So this is budding in yeast। अगला देखो, यही चीज यहाँ पर भी दिखा है। धीरे धीरे इनका कल्चर बढ़ता चला जाएगा। ये सब बर्ड्स हैं, जो छोटी छोटी उनमें से बर्ड्स निकली हैं ना। तो बडिंग हो गया। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है सम प्लांट्स आर नॉन विएबल,
नॉन विएबल का मतलब क्या है, उनमें सीड्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन प्लांट तो सरवाइव करते ही हैं, तो कैसे वो रिप्रोड्यूस करते होंगे ना। इफ न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट पार्ट्स, सीड से ना प्लांट बनाया जाए, उसकी पत्ती निकाल दी, जैसे एलोवेरा की उसी को काट दिया तो नया एलोवेरा निकल जाए, ऐसा होता है, ठीक है। प्लांट पार्ट से हम पता करें, लीफ से ले लें जैसे ब्रायोफिलम में, रूट से कर लें, शूट से कर लें या स्टेम से कर लें। तो इस चीज को क्या कहेंगे, फ्रॉम प्लांट पार्ट्स विदाउट द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें ये उनमें होगा जिसमें फ्लावर नहीं होते, या फ्लावर होते भी हैं अगर वो ऐसा कर सकते हैं। जैसे आप देखिए रोज़ में फ्लावर होते हैं, लेकिन कभी कभी उसकी कटिंग लगा दो तो रोज़ की तो लग जाती है ना। तो इसका मतलब है विदाउट हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर हम कर सकें, फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसकी हेल्प के बिना आप कैसे कर सकते हो, कटिंग लगा दी किसी प्लांट की, लग गई, देन इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसे वानस्पतिक पुनरुत्पादन कहते हैं, दैट इज विदाउट हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट। बोलिए। सर रोज का स्टेम लगाते हैं उसके भी पेड़ उगता है ना। वही है, जो भी शर्ब है तो वो उगी जाएगी। हाँ सही है, जो शर्ब है, देखो हर्ब है, शर्ब है और ट्री है, तो वो एक तरह का श्रब है ना, तो बीज की कैटेगरी जो भी हो, लेकिन वो उग तो जाता है ना स्टेम की कटिंग में। अब जरा देखिए, तो such method is adopted for the plants which has lost its viability, जिसने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी हो। इवन रोज में फ्लावर होता है लेकिन उसमें कहाँ सीड होते हैं, कहीं सीड होते हैं, तो जिसमें विएबिलिटी या क्षमता ही नहीं तो उसको कैसे सरवाइव करेगा, उसके पार्ट से ही कर सकता है। सो सच मेथड इज एडॉप्टेड for plants which cannot produce seed, seeds। अब बनाना कोई देखो इतने छोटे छोटे भी, इतना बड़ा बड़ा फूल आता है लेकिन उसमें कहीं सीड्स तो होते नहीं, तो इसलिए उसको स्टेम से हम उगाएंगे ना। ये तीन तरीके के मेथड हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। इट कैन बी डन बाय कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग में क्या करेंगे, देखिए ऐसा हम कोई लेंगे, इन दिस एक स्टेम लेंगे और स्टेम में एक ये देखेंगे नोड होना चाहिए कि जिसमें से नई बड निकल सके। नोड होता है ना, उसमें गांठें कहीं निकली होती है, वहीं से नई चीज निकलती है। सो ऐसी एक कटिंग लेंगे जिसमें, और उसको जमीन के अंदर डाल देंगे। तो जमीन के अंदर डालने से धीरे धीरे क्या होगा कि इसी में यहाँ जहाँ पे नोड है वहाँ से एक न्यू ब्रांच निकल जाएगी, क्योंकि इंटर कैलरी होती है, तो उससे एक नई ब्रांच और नई लीव्स आ जाएंगी क्या, और नीचे यहाँ से क्या आएगा, रूट्स आ जाएंगे, एंड अल्टीमेटली इट विल डेवलप इनटू ए कंप्लीट प्लांट। सो व्हाट इज द मेथड ऑफ कटिंग? ए स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिमूव्ड बाय ए शार्प नाइफ। ए स्मॉल part of plant having fresh stem, green stem होनी चाहिए, बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं, fresh stem with node is, ठीक है,
half buried into ground. Which eventually, जो बाद में क्या हो जाएगा, grows into a new plant. बहुत सारे जो ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हैं उनको हम कटिंग के मेथड से लगा सकते हैं. अब कटिंग में भी अ पीस ऑफ स्टेम की भी हो सकती है, रूट की भी हो सकती है, या लीफ की भी, कुछ भी हो. कटिंग में जरूरी नहीं है कि स्टेम की हो. समझ में आया? तो किसकी हो सकती है? जैसे मैंने बताया एलोवेरा. एलोवेरा की पत्ती देखी बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो पत्ती काट के सिर्फ गाड़ दो. कटिंग का मतलब है रूट को ही काट के गाड़ दिया, तो उससे भी आ सकती है. तो कटिंग सिर्फ स्टेम की नहीं होगी, कटिंग में भी ऑफ लीफ, रूट और स्टेम किसी से भी आ सकती है. कटिंग में भी ऑफ रूट, लीफ, हाँ शुगर केन में भी कटिंग से होता है, वो देख लेंगे. हाँ, एंड रूट, लीफ और स्टेम. अब देखिए कि एक हमने बताया कटिंग से कर सकते हैं, दूसरा कौन सा है? लेयरिंग. लेयरिंग का क्या मतलब है? देखो, रूट, लीफ, स्टेम. अब जैसे ये देखो, पोटैटो में क्या होता होगा, ऐसे नॉचेस होते हैं. तो अगर मैं इतना इतना हिस्सा कट करूं और उसको उगा दूं, 4 टुकड़े करूं, उसमें छोटी छोटी आईज होती है ना, या नॉचेस. तो उन सब को अगर आपने बरीड कर दिया छोटे छोटे टुकड़े को जिसमें नॉचेस हैं, तो उन सब से क्या होगा? अल्टीमेटली एक ऐसा पेड़ निकलेगा और जिसके नीचे बहुत सारे पोटैटो होंगे. समझ में आ गया कि नहीं? तो पोटैटो उगाएंगे. ऐसे ही अगर हम क्या करें, जो केन शुगर का प्लांट है, तो केन शुगर के प्लांट में देखो इतना हिस्सा निकाल लो. ये जो 2 नोड है, ये नोड है, तो हमें नोड में ही नई चीज उग सकती. तो इतना हिस्सा यहां से कट करो, इतना हिस्सा यहां से, ये चीज मिलनी चाहिए. और फिर उसको ग्राउंड में ऐसे बरीड कर दो. तो बरीड करने में बीच में नोड है ना, ऐसे लिटा के बरीड कर, तो यहां से नया शुगर केन आता है. सही है? तो दिस इज द मेथड ऑफ कटिंग. बाकी कल करेंगे. ब्रायोफिलम में पत्ती से आ जाता है. कल छुट्टी है सभी की क्या कि नहीं है? अमन हाँ? ओके, बोलिए. फोन कर रहा हूँ, करो इसी से कर दो.